सिंसियर लगता था। हाँ, तेरा तो सोचा ही नहीं था। तो खुया खुद ही बोल रहा है लॉ को सीरियसली नहीं लिया। समझ गया। हरे कृष्णा बेटा तन्वी। चलो बच्चों, हरे कृष्णा। अब इधर बातचीत नहीं बेटा, अब आ जाओ सारे मुद्दे पर। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था और मैंने होमवर्क दिया था, शायद करके लाए हो। भाई दो एक तो क्वेश्चन हुए थे कल, मैंने कहा था वापस करने हैं। किए किए दिखा जल्दी। हरे कृष्ण। बेटा राइटिंग सुधार, इससे नहीं आएंगे नंबर। अब ये बताए क्या समझ रहा है ये के क्या है? अरे वो तो मैं भी समझ गया, नालायक। ये मैंने कब लिखवाया ऐसे यार के में? फिर नंबर भी वो 20 की जगह 20 टी लिख देगा, 2 टी, 10, 2 टेंस। वो 20 के लिख रहा है। बेटा यार एक चीज बताओ भाई, मैं तो थक गया, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कुछ समझ में भी आ रहा है यार। मतलब पता है, अच्छा ईमानदारी से बताओ, अब तक इधर बातचीत नहीं, अब ईमानदारी से बताओ फेल होने का रीजन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अभी एक बच्चा क्या बोल कर गया, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, अभी आपके सामने की बात है। अच्छा ये चीज आपको फेल होकर ही समझनी है क्या? बेटा आप लोग समझो ना, मैं अच्छा मुझे ये बताओ, हरे कृष्णा बेटा, मेरे अलावा कोई लैंग्वेज 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 चिल्लाता है क्या इतना? बोलो बेटा, कोई अगर चिल्ला रहा है तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आपके दिमाग में जितना घुस जाए। खाली सिलेबस कराना, अगर मेरे को सिलेबस ही कराना तो सिलेबस तो मैं आसानी से करा दूंगा। मैंने कहा ना नंबर लाना आपके हाथ में। चीजें समझ में भी आ रही हैं फिर भी नंबर क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आप बेटा नहीं करोगे प्रेजेंटेशन, मार्क्स नहीं मिलने वाले। इन गलत फहमी में मत रहो, आपको चीजें आ रही हैं, समझ में आ गया सर, हमने रिवाइज भी कर लिया। यार रिवाइज करने के पीछे मेरा पर्पज क्या है? स्पीड बढ़े, समझ में आया, कॉन्फिडेंस बढ़े। कई बार बच्चा क्या होता है, कॉन्फिडेंस में वो क्वेश्चन भी कर डालता है जो टिपिकल होता है। क्योंकि आपको पता है अगर आपके 4 क्वेश्चन अच्छे हो गए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा शानदार हो गया, पांचवा और छठे में बताओ आपको दोनों ही नहीं आते, और बेटा पांचवा उठाया आपने, दोनों में से लगा ये मुझे ज्यादा आता है, ये उठाया, बिलीव में आप अच्छी तरह से करके आ जाओगे। आपका पहला क्वेश्चन बिगड़ गया, आता था, कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई, बिगड़ गया। दूसरा क्वेश्चन आता था, बिगड़ गया। बिलीव में पूरा पेपर चाहे सिंपल हो, आपको आता हो खराब हो जाएगा आपका। क्यों? कॉन्फिडेंस खराब हो गया भाई, कॉन्फिडेंस हिल गया पूरा का पूरा, कॉपी में काटा पीटी हो गई काफी। कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, उसमें आपको जो आता होगा आप बिगाड़ के आ जाओगे। बेटा कॉन्फिडेंस के लिए, स्पीड के लिए काम करने पड़ेंगे आपको, करोगे तो फायदे में रहोगे। नहीं भाई, मैं तो नंबर लाने का तरीका बता रहा हूं आपको, कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूं, काम भी करवा रहा हूं, होमवर्क के नाम पर क्या दे रहा हूं, जो करा दिया उसमें दिमाग नहीं लगाना, खाली लिख कर लाना है। अब उसको भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो फिर क्या मतलब है यार। चलो मैं आगे की बात करता हूँ। कल हम लोगों ने, अब कोई नहीं बोलेगा, कल हम लोगों ने किसके बारे में चर्चा, अब हमारी चर्चा काफी दिनों से बताओ किस पर हो रही है? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और मोटी मोटी पिक्चर हमारे सामने क्लियर है कि वो चल क्या रहा है। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में चल क्या रहा है, असेट से स्पेसिफिकली प्लेस्ड होगा, नॉट सरप्लस होगा, फिर पेमेंट वेमेंट करना है, और लास्ट में कॉन्ट्रीब्यूटरी वाली बात समझ में आ गई। दूसरी बात हमने क्या किया, एक कल नई बात सीखी, बताओ क्या? रिसीवर वाली हमने कल एक नई बात सीखी। हरे कृष्ण बेटा, रिसीवर वाली बात हमने एक नई सीखी, हाँ, कि हो सकता है कभी कभी आपको बताओ एक ही स्टेटमेंट दो पार्ट्स में बनाना पड़ जाए।
भाई काम वही होगा, काम नहीं बदलेगा, लेकिन आदमी बदल जाएगा। क्यों? उसके पीछे मैंने रीजन बताया। तो स्टेटमेंट नंबर 1 को हम क्या कहेंगे? रिसीवर्स। बेटा जो रिसीवर सबमिट करके आएगा कैश अकाउंट, उसे रिसीवर्स रिसिप्टेंट पेमेंट बोलते हैं। जो लिक्विडेटर सबमिट करके आएगा उसे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बोलते हैं। समझ में आ गया? फिर उसमें हमने काफी क्वेश्चन भी किए। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देना बेटा एक बुक। मैंने आपके चक्कर में सामने क्वेश्चन दिखाना बंद कर दिया ताकि आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़े। बेटा पेज नंबर 4.9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। पेज नंबर, कल तो पूरा हो गया था, अधूरा थोड़ी रह गया था वो। एम लिमिटेड, सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट करो। एम लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 31st December 2010 द कंपनी वाउंड अप वॉलंटरीली द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस एक्सेप्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट का डेटा दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10, प्रेफरेंस शेयर्स 10, प्लांट लेस। मजे हो गए, बताओ इसमें क्या है? पार्टली भी नहीं है और इक्विटी एक ही है। समझ में आ गया? तो इक्विटी से तो कोई लेना देना है नहीं। अगर बना तो देना ही पड़ेगा, लेने की तो कोई बात है नहीं। और जब लेने की बात नहीं होगी तो बताओ वो लास्ट में जो माथाफोड़ी होती है वो बंद हो गई। समझ में आ गया? ये पहले ही ये चीजें क्लियर होती रहनी चाहिए दिमाग में। इक्विटी अगर सिंगल है और वो भी मजे की बात क्या है, फुल्ली पेड अप है, तो टेंशन वाली बात है नहीं। प्लांट लेस डेप्रिसिएशन, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, बैंक बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये सब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसका क्या होगा? अरे कोई लेना देना नहीं है बेटा। हम तो असेट्स और लाइबिलिटी की ये फालतू की इंफॉर्मेशन दे देगा तो केवल और केवल आपको परेशान करने के लिए देगा। आप इसका क्या होगा उसका क्या होगा तो दिमाग मत लगाना। ओनली असेट्स, ओनली लाइबिलिटीज। P&L डेबिट बैलेंस 1st January 11, ट्रेडिंग लॉसेस फॉर 2010, प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर 2010, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड मोर्गेज इंटरेस्ट, 4% मोर्गेज लोन्स सिक्योर्ड बाय द फ्लोटिंग चार्ज। ये इसने बुक्स ऑफ अकाउंट का डेटा दे रखा है। 1st January 2011 द लिक्विडेटर सोल्ड M Limited plant 2,05,000 and stock in trade 2 लाख। तो उसने बताओ लिक्विडेटर ने 1 जनवरी, कंपनी कब बंद हुई? दिसंबर 10 में, और 1 जनवरी यानी उसी दिन की बात है भाई। 31st December 10 बोल दो या 1st January 11, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बोला उसने 1 जनवरी को बताओ क्या किया? हाँ, प्लांट 2,05,000 रुपए का, स्टॉक 2 लाख रुपए का बेच दिया। तो बताओ कितना आएगा? 4,05,000, 4,05,000 रुपए आएगा। द सेल्स कंप्लीटेड इन जनवरी 11, सेल भी जनवरी में कंप्लीट हो गई और कंसिडरेशन सेटिस्फाइड 2,62,000 इन कैश एंड एज द बैलेंस 6% डिबेंचर्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी इशूड द लिक्विडेटर एट अ 2% प्रीमियम। अब बताओ मैंने कितने का प्लांट और स्टॉक, बताओ मैंने कितने का बेचा? 4,05,000 रुपये का बेचा। तो मेरे पास 4,05,000 कैश आना चाहिए था। क्या कैश ही आना चाहिए था क्या? अरे क्या कैश ही आना चाहिए क्या? अरे नहीं बेटा, बिजनेस हाउसेस की बात कर रहे हैं। आप और हम कैश में इंटरेस्टेड रहते हैं, बिजनेस हाउसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने किसी कंपनी को 4 लाख रुपए का कोई प्रोडक्ट बेचा, जरूरी कि मैं उससे कैश लूँ? बेटा उसके 4 लाख के शेयर्स ले सकता, 4 लाख के डिवेंचर ले सकता हूँ, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत है नहीं। आप और हमारा नजरिया कैश को लेकर रहता है। कंपनी किसी में भी सेटलमेंट कर सकती है, कैश में भी सेटलमेंट कर सकती है और अदर देन कैश भी सेटलमेंट कर सकती है। तो वो बोल रहा है कितना कैश लिया? 2,62,200 और बैलेंस कितना बचा? 1,42,800। बताओ 1,42,800 के क्या लिए? डिबेंचर ले लिए। किसके?
परचेजिंग कंपनी के। जिस कंपनी को मैंने बेचा, मैंने किसी कंपनी को कितने में बेचा? 4,05,000 में स्टॉक प्लांट मिलाकर बेच डाला। जब मैंने उसे बेचा तो बदले में उसने 262,200 तो मुझे कैश दिया और 142,800 के अपने डिवेंचर्स दिए। समझ में आ गया? किस पर दिए डिवेंचर्स? 2% प्रीमियम पर दिए। तो बताओ, जो डिवेंचर दिए गए उनकी फेस वैल्यू बता सकता है कोई? जो डिवेंचर्स मुझे दिए गए उनकी फेस वैल्यू बता सकता है कोई? 1,40,000। वेरी गुड। आई बात समझ में? सारे बच्चे निकाल के देखो, ये कोई 2-4 बच्चों की जिम्मेदारी थोड़ी है क्लास में बोलते रहने की। क्या हो रहा है यार आज? थैंक यू बेटा। अरे 1,40,000 समझ में आया सबको? यार इतना समय क्यों लगाते हो आप लोग, पता नहीं क्या। चलो मैं आगे। बेटा वो 142,800 किस पर है? प्रीमियम पर। यानी 100 रुपए की चीज मुझे 102 में दी गई है, डिवाइडेड बाय 1,40,000। यानी उन डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी थी? 1,40,000। जबकि मुझे दिए कितने में गए? क्यों? अरे मार्केट में महंगा बिक रहा होगा तो प्रीमियम चार्ज कर लिया, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है ना? 1,40,000। अच्छा, मैंने 1,40,000 जो मैंने आपसे पूछा फेस वैल्यू कितनी है, बताओ क्यों पूछा होगा? बेटा कोई बता सकता है मैंने क्यों पूछा होगा? बेटा हो सकता है उस कंपनी के डिवेंचर मैंने 2 महीने के लिए होल्ड किए, तो मैं क्या लूंगा उससे? 2 महीने का इंटरेस्ट लूंगा या नहीं लूंगा? और इंटरेस्ट हमेशा किस पर मिलता है? चाहे आप डिवेंचर महंगा खरीदो या फिर सस्ता खरीदो, फर्क ही नहीं पड़ता। समझ में आया? तो इसीलिए मैंने आपसे फेस वैल्यू भी लगे हाथ पूछ डाली, ताकि अगर इंटरेस्ट की कोई बात हो तो मैं 142,800 पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मुझे 1,40,000 पर इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है आगे? द रिमेनिंग स्टेप्स इन लिक्विडेशन एज फॉलोज। अब बचा हुआ क्या है लिक्विडेशन में? नंबर 1, द लिक्विडेटर realize 52,000 out of the book debts and the cost of the collection 2,000। बोला बुक डेप्ट का मतलब डेटर से कितने मिले? 52,000। और कलेक्शन में कितने लग गए? अल्टीमेट मिला कितना? 50। द मोर्गेज लोन डिस्चार्ज ऑन 31st January 2011 along with the interest from 31st July 2010। मोर्गेज लोन है क्या? देखना कितने का है मोर्गेज लोन? सिक्योर्ड बाय। आप एक चीज दिमाग में रखना, इसमें एक भी एसेट्स किस में नहीं है? लिस्ट बी में नहीं है। आ गया ना? लिस्ट बी में कोई एसेट नहीं है। तो मोर्गेज लोन हमने 2 लाख का पे किया, लेकिन किसके साथ? ये बोल रहा है इंटरेस्ट के साथ। कहां से कहां तक का इंटरेस्ट? 31 जुलाई से लेकर 31 जनवरी तक का। कितने महीने हो गए? 6 महीने। बेटा 6 महीने तो हुए, 6 महीने। चलो मैं आगे। 6 महीने के इंटरेस्ट के साथ। क्यों साहब 6 महीने को? अरे बेटा बोल रहा है वो 31 जुलाई से लेकर 31 जनवरी तक के इंटरेस्ट के साथ पे किया। अब काफी बच्चे बताओ कितने महीने मान लेते हैं ना जल्दबाजी में? बोलो। 5 महीने। वो जनवरी से लेकर, नहीं, वो जुलाई से लेकर दिसंबर तक काउंट कर लेते हैं। दिसंबर एंड या जनवरी बिगिनिंग, जल्दबाजी में। समझ में आया? उन्होंने 1 जनवरी नहीं लिखा, 31 जनवरी लिखा। और बिलीव मी, मैंने कई कॉपियां देखी है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था। बताओ बच्चों ने क्या किया था? 5 महीने निकाल रखे थे, बस हो गया कैलकुलेशन खराब सारा का सारा। नेक्स्ट, कभी कभी क्वेश्चन बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये लोग मोस्टली क्या रखते हैं भाई? 6 महीने ऐसे रखते हैं मोस्टली, 6 महीने। अब आपको जून से 1 जनवरी दिखाई देगी, तो मोस्टली बच्चा उसी फेयर में रहता है हमेशा, वो काउंट नहीं करता एग्जाम में। नेक्स्ट अगला पॉइंट, ट्रेड पेबल्स वर डिस्चार्ज सब्जेक्ट टू 2%। ट्रेड पेबल्स हैं क्या? देखना कितने के हैं?
75,000 बोल रहा है। डिस्चार्ज सब्जेक्ट टू 2%, इसका मतलब डिस्काउंट, सब्जेक्ट टू 2% का मतलब डिस्काउंट है ये, यानी 98% पर दिया गया। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग मोर्गेज इंटरेस्ट है क्या, देखना कितना है, कितना है 25,000, कितने में सेटल कर दिया, 2,000 में सेटल कर दिया। अब आप बोलो साहब 25,000 की जगह 2,000 क्यों ले लिया, हमें क्या लेना देना, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2,000 में सेटल कर दिया। मुझे बताओ पॉइंट नंबर 2 में कितनी बातें बोली हैं, 3 बातें, एंड करके एक साथ निपटा दी उसने, समझ में आया, एक मोर्गेज लोन, एक ट्रेड पेबल और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 3 बातों को एक साथ निपटा दिया। तीसरा पॉइंट, 30 जून 2011 6 मंथ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाज रिसीव फ्रॉम एम लिमिटेड। ये बेटा एम लिमिटेड, या तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में आया हुआ है तो मैं इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूंगा, मैं आपको काटापिटी भी नहीं करवाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये एम लिमिटेड है। यहां पर बताओ एम लिमिटेड की जगह क्या होता, परचेजिंग कंपनी होना चाहिए था। अरे ये पॉसिबल है कि मेरी कंपनी का नाम भी एम है और सामने वाली कंपनी का नाम भी एम है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता है इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था बच्चों में। सर हमारी कंपनी डिबेंचर इंटरेस्ट लेगी, देगी थोड़ी, समझ में आया, तो ये नाम कहीं ना कहीं बताओ क्या होना चाहिए था, परचेजिंग कंपनी, क्योंकि ऊपर इसने क्या यूज किया था, परचेजिंग कंपनी, या फिर ये नाम क्या होना चाहिए था, एन लिमिटेड फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड, ताकि बच्चा दिमाग लगाता कि ये उस परचेजिंग कंपनी के, समझ में आया। तो ध्यान रखना ये एम लिमिटेड की जगह यहां क्या होना चाहिए, मैं काटापीटी करने के लिए नहीं बोल रहा, क्यों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज आया था, तो आप अपने दिमाग में रखो ये एम लिमिटेड परचेजिंग कंपनी है, हो सकता है उसका भी नाम यही रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आगे, तो ये क्लियरिटी रखना, ये वो कंपनी नहीं है, क्योंकि हमने बताओ डिबेंचर इंटरेस्ट क्या किया है, अरे हमारी कंपनी एम लिमिटेड बंद हो रही है तो डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव करेगी किससे, परचेजिंग कंपनी से। मैंने आपको बताया था उसने डिबेंचर पूरा पेमेंट कैश में नहीं किया था, उसने अपनी कंपनी के डिबेंचर भी दिए थे, अगर मैंने डिबेंचर होल्ड किए तो बताओ मुझे क्या मिलेगा उस पर, इंटरेस्ट। मैंने उसको कब दिया था, 1 जनवरी को दिया था प्लांट, तो 1 जनवरी से लेकर 30 जून यानी 6 महीने का, बताओ मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा परचेजिंग कंपनी से, जिसको ये एम लिमिटेड बोल रहा है। चलो आगे, अगला पॉइंट, लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंट ₹3,000 एंड लिक्विडेटर रेम्युनरेशन 3% ऑन द डिसबर्समेंट टू द मेंबर्स वर पेड ऑन जून 11। लिक्विडेशन का खर्चा कितना आया, 3,000। बताओ लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन कितना मिलेगा, 3%, किसका 3%, अरे 3% किसका, 3 लाख कहां से आया, तेरे को पता है क्या 3 लाख दिए जाएंगे, अरे तेरे को पता है क्या 3 लाख, तो हमें नहीं पता भाई, जितना मेंबर्स को दिया जाएगा, और मेंबर में कौन है, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों है मेंबर, दोनों को जितना दिया जाएगा। बेटा आप 3 लाख, हाउ यू कैन से कि 3 लाख रुपए पर दिया जाएगा, हमें क्या पता कितना पेमेंट होगा, अरे हो सकता है 3 लाख हो सकता है 3 लाख से कम, हो सकता है 3 लाख से ज्यादा, कैसे हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्यों नहीं, अगर सरप्लस बचा तो, अरे मालिकों का ही है, अगर ज्यादा पैसा बच गया, सारी लायबिलिटी पे करने के बाद सब कुछ बच गया, तो उसे सरप्लस ही तो बोलते हैं, और सरप्लस किसको मिलता है, मालिकों को ही मिलता है, समझ में आया। तो अभी मैं ये नहीं कह सकता कि कितने अमाउंट पर मिलेगा, मुझे क्या पता मेंबर्स को बचेगा या नहीं, हो सकता है मेंबर्स को देने के लिए पैसा बचे ही ना, ठीक है ना, मुझे क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं है, लेकिन हाँ कोर्ट ने जो टर्म एंड कंडीशन लगाई है वो क्या लगाई है, जो मेंबर्स को दिया जाएगा उसका 3% दिया जाएगा। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर वर पेड आउट इन कैश, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बताओ आप क्या दोगे, केवल कैश दोगे। एंड द डिबेंचर होल्डर ऑफ द एम लिमिटेड एंड डिबेंचर्स ऑन एम लिमिटेड, डिबेंचर्स ऑन परचेजिंग कंपनी, ध्यान रखना, मैंने कहा ना एम ये गलत वर्ड है, मैं कटवा के सही इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है, परचेजिंग कंपनी एंड द बैलेंस ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये बोला वो जो परचेजिंग कंपनी के डिबेंचर थे वो, और बचा हुआ कैश किसको दे दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया, प्रोपोर्शनेटली जो भी बनता है, प्रिपेयर लिक्विडेटर स्टेटमेंट।
लिक्विडेटर स्टेटमेंट बनाना है। चलो क्वेश्चन कुछ अलग सा दिखा या नहीं दिखा? बेटा मैं अगर अभी आपको होमवर्क दे दूं ना, मैं अभी क्लास में करूँगा, आप मेरा पूरा 1 घंटा खा जाओगे और बिलीव मी घर से भी नहीं करके लाओगे, आप डाउट पूछोगे। और अभी मैं करवाऊंगा तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज ऊट पटांग लिखी हुई है। लैंग्वेज को बस ऊपर नीचे कर दिया गया, मिक्सअप कर दिया गया, मैसअप कर दिया, सिस्टमेटिकली नहीं लिखा हुआ, इतना ही है इसमें गड़बड़। लेकिन जैसे ही मैं करवाऊंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप वर्किंग अप्रोच देखो किस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। जल्दी से बनाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। हाँ पूछो बेटा, कुछ पूछना, जल्दी बोलो। अरे पूछ, नालायक पूछ रहा है तो फटाफट बोलते जाओ। वेरी गुड। टू बैंक बैलेंस कितना है? 74,000। हाँ बोलो। टू रियलाइजेशन फ्रॉम, हाँ असेट, या बता दो ना आप, असेट्स ये आप लिख दो ना, नाम ही पता है तो। रियलाइजेशन फ्रॉम प्लांट एंड स्टॉक, बोलो कितना? प्लांट एंड स्टॉक, बोलो कितना? 4,05,000 है, बोलो समझ में आ गया? चलो आगे। अब यहां पर एक गड़बड़ है, अगर ये पूरा कैश में होता तो फिर मैं कुछ लिखता ही नहीं। अरे ये सारा कैश होता तो बेटा इसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी, तो बताओ मैं क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर कैश कितना, 2,62,000 और 6% डिवेंचर्स, बताओ कितना था? 142। बोलो आ गया समझ में? अगर ये सारा कैश होता तो कैश लिखने की जरूरत नहीं थी, इससे पहले भी तो लिखा है ना अपने, प्लांट 2 लाख, मशीन 4 लाख, ये तो वो कैश ही होता सारा का सारा। अब की बार आपने बता दिया इसमें कैश एलिमेंट इतना है और ये एलिमेंट इतना है। चले, ये कैसे आया? अरे ये कैलकुलेट किया है आपने, समझ में आया? तो इसका क्या बनाऊंगा? वर्किंग नोट। ध्यान रखना ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, और बेटा मैंने आप लोगों को हमेशा कहा जो क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो उसका वर्किंग नोट। चले अभी बनाऊं या लास्ट में देख लेंगे? देख लेंगे यार, सिंपल सा तो है, एक याद रखना एक वर्किंग नोट है, वरना फिर आप एक पेज ड्रॉप करके वर्किंग नोट बनाओगे। ठीक है ना? अगला पॉइंट बोलो। वेरी गुड। टू रियलाइजेशन फ्रॉम रिसीवेबल्स, बताओ कितना? 50। और बोलो कुछ मिला क्या? वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, बोलो कितना? 1,40,000। भाई साहब पहले बता चुका, ये प्रीमियम पर है। क्या चीज? बेटा लिक्विडेशन एक्सपेंस थोड़ी है, कलेक्शन फ्रॉम, अरे डेटर्स हरामखोर निकले, ठीक है, गुंडे ले जाने पड़े गेट पर।
समझ में आया? तो वो लिक्विडेशन कॉस्ट थोड़ी है, वो तो रियलाइजेशन कॉस्ट है। प्यार से दे ही नहीं रखे थे, मैं लिक्विडेटर मैंने पहुंच गया, भाई साहब आपके 52,000 बनते हैं 2 कंपनी के, बोला लेके दिखा, डंडा लेके खड़े हो गए। मैंने कहा भाई ये तो ऐसे से देंगे नहीं। फिर मैं वापस गया, फिर मैं उसके जैसे मैं समझ में आ गया वो कैसा आदमी था। मैं वैसे दो, अब यहाँ थोड़ी लिखते गुंडे लेकर गए उनको 2,000 रुपए दिए, तो उन्होंने बहुत तमीज से वर्ड यूज किया, क्या? कलेक्शन कॉस्ट। आई बात समझ में? बेटा डेटर अगर प्यार से देते तो कलेक्शन कॉस्ट आएगी क्यों? तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि गुंडे लेकर गया। बैंक भी क्या बोलते हैं जब वो जबरदस्ती वसूल करते हैं, तो कलेक्शन कॉस्ट आई। अब कलेक्शन कॉस्ट में देखो वो दारा सिंह लेके जाते हैं, फिर 4-4 5-5 आदमी देख के घबरा जाए। समझ में आया? तो अपने आप आदमी फिर राजी खुशी पैसा निकालता है, बोला कितने थे? 50 नहीं, आप ज्यादा ही लेके जाओ। समझ में आ गया? तो कलेक्शन कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब तमीज से उन्होंने वर्ड, ये लिक्विडेशन कॉस्ट नहीं है, लिक्विडेशन कॉस्ट अलग होती है, ये कलेक्शन कॉस्ट है जो मोस्टली नहीं आनी चाहिए थी। तो इसका मतलब अगर मुझे डेटर से 52 लेने थे और उसको जबरदस्ती मुझे कलेक्शन करना पड़ा और कलेक्शन कोई कॉस्ट आ गई, तो बताओ कितने खर्च हो गए? 2,000, जबकि नहीं होने चाहिए थे उस पर। तो बताओ अल्टीमेट नेट रियलाइजेशन कितना है? 50,000। तो अल्टीमेट मेरे पॉकेट में तो 50,000 है। इंटरेस्ट 140 इंटू 140 कहां से आया? समझ में आ गया सबको? और किस पर मिल रहा है? इन वालों पर मिल रहा है। 6% इंटू 4,200। लेकिन बेटा ध्यान रखना, इसका क्या बनेगा? वर्किंग नोट। अभी तो मैं दिखा रहा हूं छोटे छोटे, लास्ट में एक साथ लगा देंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने स्टार लगा दिए, मुझे ये 2 वर्किंग नोट लगाने हैं। चलो आगे। ये क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज मेंशन नहीं है, ये चीज मेंशन नहीं है। मुझे बताओ क्वेश्चन स्मूथ चल रहा है या नहीं चल रहा? अरे कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है क्या? अच्छा, कॉम्प्लिकेशन क्यों नहीं? क्योंकि मैंने प्रॉपरली उसे रीड करके आपको सुना दिया। बेटा ये चीज आपको करनी है अपने ओन लेवल पर, ये करने में, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ एनालिसिस एनालिसिस, ये करने में कैपेबल बनोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। वरना तो आपको लगेगा हाय राम, ऐसा तो मास्टर ने कराया ही नहीं था, ऐसा तो मास्टर ने तो समझा दिया था, हमारे समझ में भी आ गया था, लेकिन ये क्वेश्चन तो मास्टर ने बताया ही नहीं था, मास्टर तो हराम खोर है। समझ में आया? तो बेटा ये लैंग्वेज ही तो नई है, ये आपको नई नहीं लगनी चाहिए। ये चीजों को घुमा फिरा कर, हाँ नालायकों, अब मैं तुम्हें भी बोलूंगा, चिंता मत करो ठीक है ना? चलो मैं आगे, अगला पॉइंट बोलो। बाय, अब तो आ गया पैसा जो आना था। बाय लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। लेकिन बेटा मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बेटा साफ सुथरा लिखना, सुंदर राइटिंग में, मैं देखूंगा तेरा, है ना? मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेंबर्स को जो दिया जाएगा, अब मेंबर्स को यानी प्रेफरेंस और इक्विटी को क्या दिया जाएगा वो पता नहीं, और पता नहीं बचेगा भी या नहीं बचेगा, तो उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा। छोड़ दो इसे, देख लेंगे हम। नेक्स्ट, बाय लिक्विडेशन, लिक्विडेशन कॉस्ट कितनी है? ये लो 3,000। बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, बोलो, है ही नहीं इसमें, तो बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। बेटा लिखना है तो लिखो, वरना इग्नोर कर दो, कोई मतलब नहीं है लिखने का। समझ में आ गया? है नहीं, मैं तो आपको सीक्वेंस याद दिलाने के लिए लिखता हूं मैं। अगला पॉइंट बोलो जल्दी से। बाय डिबेंचर्स, डिबेंचर्स नहीं है, डिबेंचर्स की जगह मोर्गेज लोन है ना, वो सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। अरे डिबेंचर भी तो फ्लोटिंग चार्ज से सिक्योर होता है, तो डिबेंचर की जगह मोर्गेज लोन ले रखा है, तो क्या दिक्कत आ गई? तो लिख दो मोर्गेज लोन। लेकिन मोर्गेज लोन 4% लोन, 2 लाख, किसके साथ दिया जाएगा? 6 मंथ इंटरेस्ट। जल्दी से निकालो, 4,000। भाई साहब क्या लगाना पड़ेगा? स्टार लगा लो। ये बिना मतलब के वर्किंग नोट है जो लगाने पड़ेंगे बेटा। हाफ ऑफ मार्क्स, 1/4 मार्क्स पड़े होते हैं इनमें, तो कोई काम के नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन करेंगे उनका। मैं स्टार लगाता जा रहा हूँ। हाँ कोई कॉम्प्लिकेटेड होता तो बताओ, बीच में छोड़कर अभी चला जाता है, लेकिन मतलब ही नहीं है, फालतू में क्यों हम फ्लो को बिगाड़े अपने। तो 2 लाख। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आपको लिखना है तो लिख देना, वरना इग्नोर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट, बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स।
बोलो इसमें कोई है क्या? ट्रेड पेबल्स, वेरी गुड। 98%, 2% डिस्काउंट है इसका। 73, इसका वर्किंग नोट मत बना देना, समझ में आ गया? वैल्यू दे रखी है, 2% डिस्काउंट दे रखा है, तो बस उसको मलाइज करके लिखना है। 98% पे किया। आउटस्टैंडिंग कितना? 2000। कितने का था मुझे मतलब नहीं है बेटा, साफ मेंशन कर रखा पॉइंट नंबर 2 में, 2000 पेमेंट कर दिया। गया क्या दिमाग में? अरे बोलो, यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट नहीं है? मुझे बताओ क्या पैसा बच रहा है क्या? 2,50,700। एक बार चेक कर लेना बेटा, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। एक बार क्रॉस टैली कर लो। यही है, 2,50,700। हाँ कर लिया, अब 2-3 ने कर लिया टैली, ये आ गया। मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? यहां तक क्लियर? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, यहां तक सबका क्लियर? वाई एंटर करो, तो फिर मैं अब इसमें कुछ नई बात ऐड कर देता हूं। अरे यार वाई एंटर करने में भी आप लोग इतना समय, 3 ने केवल। गगन, हरिओम। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसे क्या कमेंट नहीं हो पाता? अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अब इधर देखो, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, और बेटा लॉजिकली सोच के बताना, ये 2,50,700 किसके लिए अवेलेबल है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर और, आ गई बात समझ में? तो यार जब पहले ही बोला था सोच समझ के बोलना। ये भाई साहब प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर और लिक्विडेटर। अभी आपने दिस माइनस दिस किया तो इसमें क्या नहीं था? भाई साहब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो थे ही नहीं, तो मैंने मना किया था लिखना ही मत, लेकिन ये तो था। लेकिन इसको तो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, तो हमें एक बात समझ में आ गई कि जब ये फिगर कैलकुलेट किया तो अभी जो पैसा बचा वो मेंबर्स को जाएगा और साथ में इसको भी तो जाएगा, तो ये अमाउंट अवेलेबल 3 लोगों के लिए है। समझ में आ गया? जो मेंबर्स को दिया जाएगा वो अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। ना ना 100%। बेटा जो मैं आपको फुल एंड फाइनल दूंगा वो 100% है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो रहा है अब। और लिक्विडेटर को कितना दिया जाएगा? तो ये फिगर कितने परसेंट पर है? आप सुनो, आप मेरी बात सुनो। बेटा आपको मुझे 10 लाख रुपए देने हैं, मैंने कंपनी बंद की, मेरे पास पैसा बचा 9 लाख रुपए, मैंने 9 लाख रुपए दिए, बताओ आपको कितना पेमेंट किया? 100%। 90% नहीं किया। आधे बच्चों को तो जिंदगी भर ये क्लियर नहीं होता। समझ में आया? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, पार्शल पेमेंट नहीं कर रहा। अगर मैं पार्शल पेमेंट कर रहा होता तो आप उसे 90% पेमेंट बोलते। मैं तो क्या कर रहा हूं, फुल एंड फाइनल। कंपनी बंद हो रही है, इसके बाद कोई नहीं है, डूब गया आपका पैसा जो भी है, तो ये फाइनल। बेटा जब जब फाइनल पेमेंट होते हैं तो वो क्या होते हैं? 100% होते हैं। बात समझ में आ गया? तो यहां पर हम फुल एंड फाइनल पेमेंट कर रहे हैं अब, तो वो 100% है। वेरी गुड बेटा तन्वी, ये 3 के लिए अवेलेबल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये फिगर 103% पर है, तो लिखो मेरे साथ, वर्किंग नोट नंबर 2। पहले आप देख लो यार, फिर आप मन में कंफ्यूज हो जाओगे, पहले देख लो आप। अमाउंट अवेलेबल फॉर, बोलो, लिक्विडेटर
एंड मेंबर्स। मेंबर्स बोलो कितना? 257। आ गया समझ में? बताओ मैं क्या निकाल सकता हूं? लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। समझ में आ गया ना सबको? लिखते जाओ मेरे साथ में, फिर सिंपल सा है। अब आधे बच्चों को तो समझ में, किसी को नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना। लिखो मेरे साथ, 2,50,000 100 अब बताओ कैलकुलेट करूं या बैलेंसिंग फिगर निकाल दूं? 250 2433 नहीं, राउंड ऑफ क्यों करेंगे बेटा? मैंने तो डिफरेंस निकाला है, राउंड ऑफ क्यों करोगे? अरे जब पैसा आपके पास ये है तो बेटा इससे ज्यादा तो पेमेंट हो नहीं पाएगा ना। राउंड ऑफ करोगे तो फिर 2 रुपए ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, आप चाहे वैसे निकाल दो, परसेंटेज करके निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, यही आएगा। आप इसे 103 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो? 100 कर दो, बात वही है। मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। कोई बच्चा लिखना चाहे बैलेंसिंग फिगर की जगह क्या लिख दो? 700 डिवाइडेड बाय 103 इंटू 100, यही आएगा। अरे आया दिमाग में सबके? अच्छी तरह आ गया होगा। चलो एक बार ये बताओ, मेंबर्स को कितना दिया जाएगा? मेंबर्स का मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस को कितना दिया जाएगा? अरे ये दिया जाएगा ना। अब तो पता चल गया मेंबर को क्या दिया जाएगा। ऐसा करो, इसका 3% निकालना। अरे आ गया समझ में? वही आ रहा है बेटा। और क्वेश्चन क्या बोल रहा था? जो मेंबर को, उसका 3%। आप क्रॉस टैली करके देख लो, ये मेंबर को आ गया 43398 और इसका 3% निकालोगे तो वही आएगा। तो इसका मतलब ये अपने आप में कितना परसेंट है? 100%, क्योंकि ये फुल एंड फाइनल पेमेंट है। लिक्विडेटर को दिया जाने वाला 3%, तो ये दोनों मिलकर 103% ही बना रहे थे। शायद अब बात क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रहा होगा तो मैंने क्रॉस टैली भी करके दिखा दिया। अगर ये सही फिगर नहीं होता, सही इक्वेशन नहीं होती, तो बताओ ये टैली नहीं करता। तो मेंबर्स को दिए जाने वाले अमाउंट का पता चलने के बाद नाउ वी कैन से क्लियर कट कि 3% ऑफ दिस सम इक्वल्स टू 7302, और वो हमने कैलकुलेट भी कर लिया। तो अब बताओ क्या लिख दो जाकर आप? बेटा लिख दो वहां लिक्विडेटर रेमुनरेशन में, लिख दो, वो जगह खाली पड़ी है। लिक्विडेटर रेमुनरेशन में जाके लिख दो 7302। देख लो अपने स्टेटमेंट में, लिक्विडेटर रेमुनरेशन में जो जगह खाली पड़ी है वहां जाके आप 7302 जाकर लिख दीजिए। अरे आ गया समझ में? ये एक बात क्लियर। चलो मैं आगे। अब बेटा एक झंझट है, इसमें एक झंझट है। अब आप इसको तो दिमाग से निकाल दो, इसको दिमाग से निकालो। मुझे बताओ इसमें क्या झंझट है, कोई बताना चाहे तो। वेरी गुड बेटा, इसमें प्योर कैश नहीं है। ध्यान रखना, इसमें प्योर कैश नहीं है। हालांकि क्वेश्चन ने खुद ने क्लियर कर दिया लास्ट में कि मेंबर्स में जब प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा तो पूरा कैश दिया जाएगा, और इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा तो डिवेंचर्स और बचा हुआ कैश दिया जाएगा। आ रही बात समझ में? तो मुझे ये बताओ, इसमें हालांकि क्लियर कट दिख रहा है लेकिन समझाने के लिए, इसमें बताओ डिवेंचर्स कितने हैं? 6% है, 4% है? 6% डिवेंचर कितने हैं? 142। बताओ बैलेंसिंग फिगर 1,05,98। बोलो आ गया समझ में? समझ में आ रहा है?
इसमें ये क्या है, कौन से डिबेंचर, अरे जो परचेजिंग कंपनी के, देखो कायदे से तो क्या कर देने चाहिए थे, डिबेंचर लिए तो मार्केट में बेच देने चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है नहीं बेचे, अब क्या करें। और पता क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमने प्रोपोर्शनेटली भाई बांट भी दिए, अब कैसे बांटेंगे वो भगवान ही जाने। लेकिन देखो इसीलिए ये डिबेंचर डिस्ट्रीब्यूट करना अपने आप में एक टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं प्रैक्टिकली कि डिबेंचर, हाँ हो सकता है कि दो इक्विटी शेयर होल्डर आधे आधे बांट दियो, अब पता नहीं कैसे बांटे वो हमें मतलब नहीं है, लेकिन आप प्रोपोर्शनेटली बांट दिए होंगे। अब मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास इसमें इतने के डिबेंचर है तो बैलेंसिंग फिगर कैश आ गया, इस कैश में बताओ मैंने प्रेफरेंस को कितने देने, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर को देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बचा आ गया, बताओ बैलेंसिंग फिगर 598, ये किसको देना है बेटा, ये इक्विटी शेयर होल्डर को, ये किसको देना है इक्विटी शेयर। अब कैसे देगा वो जाने, उसका काम जाने, हमें नहीं बताया, हमें तो बताया ये बोल रहा है कि ये इसको दे दिया जाएगा, ये इसको दे दिया जाएगा। क्या बात समझ में आया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 243,398 का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा। चले आगे, इस पर कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बताओ क्वेश्चन में क्या ही है बेटा, ये गिवन है, इसका कोई वर्किंग नोट नहीं बनाना, वर्किंग नोट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस बिकॉज स्पेसिफिकली मेंशन इन क्वेश्चन, इन पॉइंट नंबर जो भी लास्ट पॉइंट है। बात समझ में आ रही है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि आप एरो बनाकर ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग ऐसा लिख लो, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो, एग्जाम में लिख कर आने की जरूरत नहीं है। एक बार इसे लिखो बेटा, प्रेफरेंशियल डिविडेंड कहां से आ गया, बोला है क्या उसने, अरे नालायक तुम लोग, लिखो यहां पर पहले, तुम लोग बुक डेटा में, लेजर में और उसमें डिफरेंस नहीं जानते क्या, वो बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट का डेटा है। अभी मैं बताता हूं, ये लिखो एक बार, क्या है ये क्वेश्चन, आज होमवर्क है, और जो भी दिक्कत आएगी कल, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, फिर भी आएगी तो कल पूछ लेना। अब इतना भी होमवर्क नहीं करोगे, इतना भी सपोर्ट नहीं करोगे तो बेटा फिर चलेगा कैसे, फिर तो काम ही नहीं हो पाएगा ढंग से। आप एक अपनी दूसरी रफ कॉपी बनाओ जिसमें प्रॉपरली, और उसमें ये नहीं कि घास काटो, तरीके से काम करो, क्योंकि हमें स्पीड पर काम करना है, इसको करने का पर्पज हमारा स्पीड है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, वहां घास मत काटना। लिख लिया सबने, ये बेटा ये मैंने आपको समझा दिया, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो इसका क्या नहीं करना आपको, वर्किंग नोट नहीं देना, केवल मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया कि इसमें ये सिचुएशन थी, तो आप अपनी समझ के लिए आप चाहो तो बना सकते हो एग्जाम में भी, लेकिन इसका कोई मार्क्स है नहीं। हटा दूं इसे अब? तो बताओ अब क्या करें, आपने क्या लिख दिया, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन लिख दिया, अब क्या लिख दो, सबने कर लिया नोट, ये हटा दूं? अब जाइए बस स्टेटमेंट में लिखिए आप, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में लिखिए, बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बोलो कितना 1 लाख, और ब्रैकेट में चाहो तो क्या लिख दो, बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, बोलो 6% डिवेंचर्स 142,800 और कैश एट द रेट, बताओ कितना हो जाएगा, 59 डिवाइडेड बाई कितने शेयर है, 20,000 दे तो रखे हैं यार, एनालिसिस करो तुम, मतलब एनालिसिस करो सर, नंबर नहीं दे रखे सर, निकाल दे, एट द रेट डिवाइडेड बाई 20,000 करना है, ये 598 डिवाइडेड बाई 20, 0. तो 03 पर शेयर, यानी 3 पैसे पर शेयर मिलेंगे, 3 पैसे पर शेयर कैश मिलेगा और बाकी डिवेंचर मिलेंगे।
अरे भाई साहब पहली लाइन में दे रखे हैं 2 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, तो बेटा अगर नंबर ऑफ शेयर निकालूंगा तो कितने हो जाएंगे? 20,000 हो जाएंगे ना। तो मैंने आपको ये बता दिया कि 3 पैसे पर शेयर मिला है सबको कैश, बाकी डिवेंचर मिला है। और मुझे इसमें झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, सिंगल इक्विटी में कोई झंझट नहीं है, जो है बस बांटना है बस। सिंगल इक्विटी में कोई लेना देना नहीं है। लॉस क्या हुआ गया, अरे जो मिल गया ठीक है, बचा हुआ सारा का सारा क्या है? लॉस। तो बताओ कितना मिल गया? 1,43,398 ये मिल गया। 2 लाख में से ये मिल गया, बचा हुआ नुकसान हो गया, काम खत्म। हाँ बेटा वो 0.33 कर दिया। चलो मैं आगे, मुझे बताओ सबको अच्छी तरह समझ में आ गया? सारे बच्चे बोलो जोर से यस। अब ये सोचो, ये आए 15-15 नंबर के क्वेश्चन और ये रिपीट हुआ तो 12 नंबर का हो गया था। बेटा जल्दी से बोलो सबको समझ में आया? वाई एंटर करो ऑनलाइन वाले बच्चों। ये 2 बार आ गया, 2 से ज्यादा बार आ गया, 2 बार मुझे याद है, एक बार 15 का फिर 12 का। क्या कुछ काम बाकी है क्या? अभी पूरा नहीं हुआ है? लिखते जाओ जल्दी से। वर्किंग नोट नंबर 2 बोलो। कैलकुलेशन ऑफ 6% डिबेंचर्स। कंसिडरेशन ऑफ प्लांट एंड स्टॉक 4,05,000 लेस कैश रिसीट। बेटा फॉर्मेलिटी है ये, अब लिखनी पड़ेंगी इनके। 262,200 बैलेंस रिसीट इन डिबेंचर्स 142,800। बस जो आपने वहां डायरेक्टली निकाल दिया था। अब मजबूरी है साहब, 1/4 मार्क्स पड़ा है तो वो लेने के लिए लिखना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीव्ड। बोलो 1 लाख 6 months। बोलो 4,200। बस फॉर्मेलिटी है। वर्किंग नोट नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन मोर्गेज लोन। पता ना कितना था? 2 लाख। कितना था? खत्म बस। बड़ा साफ सुथरा दिखना चाहिए, अलग अलग सारी चीजें मिक्सअप मत कर देना। अब ये चाहते तो आप वहाँ पहले स्टार्टिंग में लगा सकते थे, क्योंकि सिंपल सिंपल थे तो हमने क्वेश्चन को बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, चलने दिया और लास्ट में आके फाइनली से कैलकुलेट कर दिया। बेटा लगभग लगभग बताओ, मैंने लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट में क्या किया आपको? हर तरह का परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिखा दिया। ये क्वेश्चन क्या है आपका? होमवर्क। और देखो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आप इतने तो समझदार हो, इतने तो मेच्योर हो, आपको भी पता है अगर लिखोगे तो प्रॉपरली क्लियरिटी आएगी, कोई कंफ्यूजन होगा तो वो सामने आ जाएगा, दूसरा स्पीड बढ़ेगी, प्रेजेंटेशन होगा, सारी चीजें होंगी। तो और यही क्वेश्चन होमवर्क में दिया है। कैसे करोगे? जैसे एग्जाम में लिख कर आओगे। ये रफ आप ये नहीं सोचोगे कि मैं रफ में कर रहा हूँ, जैसा एग्जाम में लिख कर आओगे उस हिसाब से लिखना है आपको घर पर। तो जितना तेजी से लिख सको उतना तेजी से लिखने की कोशिश करना, क्योंकि हम स्पीड पर काम करना चाह रहे हैं। और क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं है, आप स्पीड पर काम कर पाओगे। तो कल ये होमवर्क है, इससे आगे की बातें कल करेंगे। हरे कृष्णा बच्चों, आज के लिए इतना। सबको समझ में आया अच्छी तरह से? ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा सब आई होप सब होमवर्क करके आओगे। हरे कृष्णा बेटा, कल मिलते हैं, ठीक है? कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना इसमें, जो भी आपके सामने हो। हरे कृष्णा बेटा तन्वी।